अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मीनवाइल अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहिदा होने के इम्कानात अब रोशन दिखाई देते हैं। मुज़ाकरात के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क के ऊपर ब्रॉडर एग्रीमेंट की खबरें तो सामने आ रही हैं, मगर क्या कोई हतमी मुआहिदा होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 7 दिन की डेडलाइन दे दी है। साथ ही साथ इस डील को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस डील के नतीजे में अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का ये मुतालबा, इस पर पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? ये मुतालबा अब इस डील को और खित्ते की पॉलिटिक्स को क्या शक्ल दे सकता है, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सालिसी का किरदार में पाकिस्तान जो है वो उसकी तकद्दो जारी है। इसी सिलसिले में हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म चीन का दौरा कर रहे हैं, तो चीन इस सारी सिचुएशन के अंदर कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, इस मोमेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन के लिए बैठते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो आपकी जुबान में एक नई दुर्फुतनी छोड़ दी है कि अगर पीस डील करनी है तो फिर सारे मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान के अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इसराइल को खुश करने की कोशिश है? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक ऑप्टिमिज्म जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया था। जिस किस्म के बयानात आ रहे थे, चाहे वो ट्रंप थे, चाहे वो रूबियो थे, चाहे ईरानी क़यादत थी, चाहे हमारी क़यादत थी जो बीच में मीडिएटर का रोल अदा कर रही हैं, कि शायद अब मुआहिदा होने के करीब पहुँच गए हैं। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि जी उसकी नोक पलक दुरुस्त की जा रही है, किसी भी वक्त इसका ऐलान होने वाला है। लेकिन दिस अनट्रस्टवर्दी जेंटलमैन कॉल्ड ट्रंप, उन्होंने, आपने तो दरफुतनी की है, मैं कहता हूँ कि नई कलाबाजी खाई है उन्होंने। और वो कलाबाजी क्यों खाई, वो मैंने कहा ना, तोते में जान, जहाँ जिस तोते में उनकी जान है, लगता है कि उन्होंने गर्दन को एक चक्कर और दिया है, क्योंकि ये सडनली एक नई डेवलपमेंट है बिल्कुल, जिसका कहीं जिक्र ही नहीं था। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो अचानक अब कि जी आप दखल करें। सबसे ज़्यादा मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। सारी हमारी सालसी की कोशिशें एक तरफ, आप मुझे बताइए, क्या हमारी कौम इसराइल को तस्लीम करने के तसव्वुर से भी खामोश बैठ सकती है? द आंसर इज़ नो। कोई सवाल नहीं। मुझे नहीं पता मुस्लिम दुनिया क्या है, मुझे नहीं पता उनके मुफादात क्या हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अपने हवास के होते हुए ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि हम कभी इसराइल को तस्लीम करेंगे। वो सब लोग झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, लॉबियस्ट हैं जो ये कहते हैं कि देखें जी हमारी उनसे दुश्मनी क्या है। आपको मिलेंगे ऐसे आपको इंटेलेक्चुअल भी मिलेंगे यहाँ पर, आपको ऐसे सियासतदान भी मिलेंगे। तो मैं आज इस प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो मीडिया में हैं, जो सियासतदानों में हैं, जो हुकूमत में हैं, जो जहाँ भी कहीं हैं, और वो समझते हैं कि ये कौम, ये कड़वी गोली आराम से निगल के चुप करके बैठ जाएगी, कुछ नहीं होगा, दे आर मेकिंग ए टेरेबल मिस्टेक। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को आज इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि आपने क्यों नाम लिया हमारा। उसके अंदर थोड़ी सी एक गुंजाइश उन्होंने रखी है कि एक दो ममालिक का कोई मसला हो सकता है, लेकिन वो हम बाद में, और वो तो अपने पागलपन में इस हद तक आगे चला गया जिसका नाम ट्रंप है। वो तो ईरान से कह रहा है कि मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद आप भी दस्तखत कर दें इब्राहिमी अकॉर्ड पर। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? डू यू थिंक इट विल हैपन? नो, इट विल नॉट हैपन इन माई लाइफ टाइम एनीवे। जी बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ट्रंप की गुड बुक्स में होने की कीमत जो है वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करके अदा करनी पड़ेगी? अगर तो ये कीमत है तो ये बहुत भारी पड़ेगी। मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक हवाला देना ज़रूर चाहता हूँ। ये जो हम खुश हो रहे थे ना अपनी तारीफ़ें सुन सुन के, हमारे अपने फील्ड मार्शल की तारीफ़ें हो रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन अमेरिका। इस तमाम तर तारीफ़ों के दौर में उन्होंने भारत के साथ डिफेंस पैक्ट किया, सिक्योरिटी मुआहिदा किया, पता नहीं कितने बिलियन का। इज दैट राइट? यस। और वेयर इज रूबियो? जिस नाजुक मोड़ के ऊपर ताल्लुका, यानी मुआहिदे से मुतल्लिक हालात पहुंचे हुए हैं, शुड ही बी विजिटिंग इंडिया? द फॉरेन मिनिस्टर वाज अ की प्लेयर। और वो क्या यकीन दहानियां वहां करा के आए होंगे, वो एक अलग जगह है। अब मुझे अपनी वो जो कहते हैं ना सो कॉल्ड विजडम, वो भगाड़ने का मौका दें। क्या मैं नहीं कहता रहा अपने प्रोग्राम्स के अंदर
कि दो कॉमन दुश्मन हैं इस्लाम के, नाम ले लेके कहता रहा, एक नेतन्याहू, दूसरा मोदी, एंड नाउ आई से विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, थर्ड इज ट्रंप। ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, इनसे मुसलमानों को किसी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हेल विद एनी एग्रीमेंट विच एंड्स अप विद द रिकग्निशन ऑफ इजराइल एज ए स्टेट। हमारे तो खून में हमारे कायद आज़म से लेके और आज तक ये था कि इसराइल एक नाजायज़ एंटिटी है, इलीगल एंटिटी है। अब हमें उसको इब्राहिम अकॉर्ड सुनना पड़ेगा और हमें ये ख्याल भी आ सकता है कि हम इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करेंगे। मेरी विजडम से, मेरी कॉम्प्रीहेंशन से बाहर की बात है। और अगर जिसने भी ये किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वो अवेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, और वैसे भी इसराइल के अज़ाइम तो हम सबके सामने, आप इतनी दफ़ा प्रोग्राम के अंदर ये बात कर चुके हैं कि वो कैटेगोरिकली इसराइल की ये स्टांस है कि पाकिस्तान इज देयर रियल थ्रेट, जो कि मुस्लिम मैंने बाकायदा हवाले दे के कहा था कि 1948 में द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल सेड our enemy number is Pakistan, yes, because it is a state created on the basis of religion. Ideology. याद है आपको? Yes. वो बात नेतन्याहू ने को 200 मरतबा कही है। हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देंगे। आपने नहीं सुना? तो कहने का मतलब ये है कि इस नाजायज एंटिटी को लीगल स्टेटस देने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए इसके अंदर। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस प्रोग्राम। बिल्कुल बुखारी साहब, वो कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब से होगा। इस पर आपका क्या टेक? मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, सऊदी लीडरशिप क्या फैसला करेगी, उनके इंटरेस्ट में क्या है, लेकिन जो वाइब्स मुझे आ रही हैं वो ये हैं कि सऊदी अरब अब उस तरह से एक तफैली रियासत नहीं है अमेरिका की। वहाँ रियलाइजेशन आ रही है पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट मीनिंगलेस नहीं था, बिकॉज दे स्टॉप ट्रस्टिंग अमेरिका टू प्रोटेक्ट देम। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस चाहिए समझने के लिए। एंड नाउ द सऊदी लीडरशिप थिंक्स दैट दे आर इन नाउ सेफ हैंड्स जी। और उसके बाद जंग से पहले ये ऐलान कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो दूसरी बात है कि वो उनके जो बेसिस थे वहाँ से वो ऑपरेट हुई, ईरान ने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया। अब सब अपनी जगह रियलिटीज़ हैं, लेकिन ये ऐलान भी आया था और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया था जी। और जब ये दूसरी दफ़ा जंग की धमकियाँ आ रही हैं तो उसमें कैटेगोरिकली सऊदी अरब ने कन्वे किया है अमेरिका को कि आर बेसिस आर नॉट अवेलेबल। तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब सऊदी अरब को डिक्टेट करना अमेरिका के लिए मुमकिन होगा। जी बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। भाई साहब, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान बिलीव करता है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पर जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस होगा। मीनवाइल डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की स्टेटमेंट आना कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, हमारी जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है ये बात। तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस को किस तरह से इफेक्ट? मैं ना आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आपको ये फन आ गया है कि बुखारी साहब को छेड़ना कैसे है। आप मुझे ये बताइए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 38 रोज़ा जंग से लेके उससे पहले की जंग और अब ये सारा प्रोसेस, कहीं नाम सुना फ़लस्तीन का आपने? कहीं नाम सुना आपने गजा के शहीदों का? है किसी के ऊपर जिम्मेदारी उन 73% रिपोर्टेड लोगों की? शहादतें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं। वो 2 लाख 2.5 लाख बंदा जो माजूर होके बैठा है, वो लोग जो सर्दी की कहर अंगेजियां बर्दाश्त कर रहे हैं, नालियों में से पानी पी रहे हैं, किसी ने बात की उसकी? कोई तस्करा बताया ना मुझे, कहीं तो होना चाहिए ना कि भाई आप, मैं कहता हूं अगर ये भी होता कि आप इस अकॉर्ड पर दस्तखत करें, हम फ़लस्तीन को रियासत बनाने जा रहे हैं, तो मैं चुप कर जाता। मैं चुप नहीं रह सकता इसके ऊपर। इसके ऊपर चुप रहना मेरे नज़दीक जुर्म है। और ये हमारी आंखों के सामने जो भी ये जुर्म कहेगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, आवाज़ तो मेरी उठती रहेगी, आवाज़ तो मैं उठाता रहूँगा। दिस इज़ माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ, किसी के साथ नहीं है। एक बात। दूसरी बात,
बुखारी साहब, आपको क्या लगता है अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के एंड पर बिल्कुल जबकि सारी मामलात, आपने जिस तरह से कहा कि डील ऑलमोस्ट रेडी है, उस पॉइंट के ऊपर अचानक से ये बात आ जाए? पर्पज इज, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, द पर्पज इज टू ब्लीड द होल मुस्लिम कम्युनिटी. Ibrahim Accord is a killing machine. You are going to give the legitimacy to a country जो आलमी अदालत का मफरूर मुल्ज़म है, जिसके गर्दन के ऊपर इतने हज़ारों नहीं लाखों लोगों का खून है, जो एक नाजायज़ एंटिटी के तौर पर कुछ भी करने पर आमादा है. आप उसको लेजिटिमेसी देने जा रहे हैं. Anyone who is part and parcel of it, I don't think he is a friend of the Muslims and particularly to the Palestinians. बिल्कुल. आगे देखिए, एक और बात कर जी जी जी. दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रंप के दो बातें जो हैं, मुझे उसके ऊपर सख्त एतराज़ है, और वो एतराज़ आज मैं रिपीट करने लगा हूँ. मैं कहता तो हमेशा रहा हूँ. एक तो ये कि उन्होंने फिर एक डेडलाइन दे दी है कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले 5 से 7 दिन की मोहलत है ईरान को कि दस्तखत कर दे इसके ऊपर. हाउ डू यू एक्सपेक्ट ए कंट्री विच हैज सस्टेन्ड the onslaught of the most powerful superpower of the world and that so-called Israel, आप उसको डिक्टेट कराएंगे? आपने जंगबंदी दोनों जंगों में की, ईरान ने भीख नहीं मांगी जंग की, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिकॉज बोथ द टाइम यू थॉट दैट यू आर ब्लीडिंग, आपका नुकसान हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए दोनों जंगों में शुरू आपने की और जंग बंद भी आपने की. ईरान इज स्टैंडिंग. ब्लीड हुआ है, नुकसान हुआ है ईरान का बहुत, वो कौन नहीं जानता है. उनकी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है, उनकी इंडस्ट्रियल पावर जो है वो लार्जली तबाह हुई है, एंड सो मेनी, एवरीथिंग इज देयर, बट दे विल नॉट टेक डेडलाइंस. दिस जेंटलमैन इज फॉरगॉटन, ही इज फॉरगेटिंग कि ये 5 से 7 दिन की डेडलाइन, ये डेडलाइन तो जंगबंदी के लिए भी दी थी, आपको याद नहीं है? बिल्कुल. इस मुआहदे के लिए कितनी दफा जंगबंदी की नई डेडलाइनें दी गई, मैं कल हमला कर दूंगा, मैं आज हमला कर दूंगा, मैं, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू रनिंग ए स्टेट, द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, या आप तमाशा कर रहे हैं? ये कोई वो डंकियों की रेस थोड़ी है. तो एक बात तो ये. दूसरी जो एक और बात मुझे बहुत यानी आप कहिए कि तकलीफ करती है, वो ये है कि हम सारी मुस्लिम उम्मा इंक्लूडिंग अस, हम रिएक्ट नहीं करते हैं टू वट एवर द यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप वांट्स. नाउ सी व्हाट ट्रंप इज डूइंग. ट्रंप इज कर्सिंग ऑल हिज प्रेडिसेसर्स. एक का तो नाम ले देखिए, मेरा ख्याल है ओबामा का तो 3 दफा नाम लिया उन्होंने. अच्छा जी, क्या कहते हैं? ओबामा गेव इरानियंस ह्यूज मनी. नॉनसेंस, बुलशिट, बकवास बिल्कुल. ये उनके फ्रोजन एसेट्स थे जिसमें से $1.7 मिलियन जो है, बिलियन डॉलर आपने रिलीज किया था. किसके बाप पे एहसान किया आपने? और आपने क्या किया है? आपने इस जंग में अब तक जो सिर्फ जंग लड़ी है उस पर 29 अरब रुपया खर्च किया आपने, और आप ताने दे रहे हैं 1.7 बिलियन के. और जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपकी ऐसी तैसी फिरी है एयरफोर्स की, जो आपके 19 में से 11 अड्डों की ऐसी तैसी फिरी है, उसके तो भी एस्टिमेट ही नहीं आए हैं. तो आप ताना देते हैं ओबामा को कि उसने 1.7 बिलियन डॉलर ईरानियों को वापस कर दिए, और आप जो है जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके किया क्या आपने? अचीव क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं. यू आर स्टिल एट 0 पॉइंट एज फार एज ईरान इज कंसर्न्ड. बिल्कुल बिल्कुल. बुखारी साहब, ये जो अब्राहम अकॉर्ड की बात, जो शर्त रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके ऊपर जो मुल्क सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, बिलखसूस पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, तो एज अ मीडिएटर पाकिस्तान की पोजीशन को कितना चेंज किया है इस बात ने, और फिर ईरान की पोजीशन को किस तरह से तब्दील किया है? क्या ईरान की पोजीशन पहले से ज़्यादा वीक हो गई है? देखिए, अगर तो ट्रंप ने ये सिर्फ जो मेरे बकौल दरफुंतनी छोड़ी है, फिर तो ये बात अलग है जी. लेकिन अगर उसने इसको सीरियसली लिंक कर दिया है तो मेरी लीडरशिप के लिए लम्हा फिक्री आएगी. कोई दो राय नहीं है इसके बारे में. बिल्कुल बुखारी साहब, अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान समेत ईरान या सऊदी अरब इस माहदे पर दस्तखत नहीं करने जा रहे, तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मुतालबा इस पीस डील को सैबोटाज कर देगा? मेरा ज़ाती ख्याल, मेरे 2 ख्यालात हैं. एक मेरा ख्याल ये है कि वो जो सो कॉल्ड गजा बोर्ड बना हुआ है ना, पीस बोर्ड,
उसके अंदर जो 8 पाकिस्तानी समेत मुस्लिम ममालिक हैं, दे शुड से थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रम्प, हियर इज योर बोर्ड, वी आर क्विटिंग इट। आई थिंक दिस शुड बी द मिनिमम रिएक्शन। आप ये देखें, एक बंदे ने 73,000 फलस्तीनी मार दिया, 2.5 लाख बंदा जख्मी कर दिया। हाँ, वो टाई शाई लगा के वो बड़वों की तरह से आ जाते हैं टीवी के ऊपर, मुंह उठा के नेतन्याहू साहब। कहा किसी ने कुछ? मैं क्यों ना चिल्लाऊं, मुझे बताएं, मुझे चिल्लाना चाहिए कि नहीं चिल्लाना चाहिए? मेरे सारे कंटेम्परेरीज को मेरी तरफ से चिल्लाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है? कोई इसको कुछ कह ही नहीं रहा। फलस्तीन इज बैरिड। ये जो अब तक के मुज़ाकरात हो रहे हैं सवाए ईरानियंस के, कहीं से सुना अपने नाम फलस्तीन का? फ्रॉम वेयर दिस होल वॉर स्टार्टेड? फ्रॉम गाजा। वेयर इज गाजा? कोई वहां रिजॉर्ट बना रहा है, वो उसके दामाद साहब जो है उनको वहां रिजॉर्ट बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, और वो बाकायदा मुज़ाकरतकार है। आप जरा ये तो पूछें उनके मुल्क में उनके बारे में क्या कहा जाता है, कौन है वो? दे आर नॉट अथोराइज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। मतलब हम क्या 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 बर्दाश्त करेंगे भाई? जो चाहे उसका मन चाहे वो पूरी मुस्लिम दुनिया से मनाएगा। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ी और कोई बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बुखारी साहब, आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात से पहले एक दफ़ा फिर जिस तरह से आप कहते हैं कि चिप्स हाई किए गए हैं, या फिर इस सारी जंग का मकसद ही एंड पर ये इसराइल को रिकॉग्निशन दिलवाना? नाउ यू आर टॉकिंग। इन दोनों चीज़ों में से जो भी है दैट इज अनएक्सेप्टेबल। अगर आपने चिप्स बढ़ाए हैं तो दूसरी तरफ से चिप्स इससे ऊपर जाने चाहिए, और अगर आपने ये सीरियसली किया है तो ये नहीं होने देना चाहिए। मुसलमानों को कम से कम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से मिनिमम डिमांड ठीक है ना, इसमें तो कोई खराबी नहीं। आगे आ जाइए जनाब। अब आपने जिक्र किया हमारे मुज़ाकरतकार। देखिए, पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता दैट वी वांटेड दैट पीस शुड प्रिवेल इन द मिडिल ईस्ट। इसके बारे में मैं ठोक बजा के कह सकता हूं कि हमारी इंटेंशंस वर पॉजिटिव, लेकिन उसकी एडवांटेज लेके, जैसा मैंने कहा आपसे कि तारीफें हमारी हो रही हैं, मुआहदे भारत के साथ हो रहे हैं। हमारे वजीर आजम जो चीन का, हमारे फील्ड मार्शल चीन का दौरा करने के लिए रातों रात वहां पहुंचते हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठा है। तो ये किसको समझ नहीं आ रही? डू यू नीड ए रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दिस? तो मेरा ख्याल ये है कि हमारा रोल जो भी है पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी पार्टनर इन कंप्रोमाइजिंग द कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन। याद रखें मेरे अल्फाज। बिल्कुल। We should not be partner to compromise the fate of Gaza। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर जो लोग कहते हैं कि गेट रेडी, हमारी अपनी लीडरशिप कहती है कि if Iran falls, we are there, they will be knocking at our door। Should we allow this to happen? बिल्कुल। No, we should not। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। इसी सिलसिले में चीन में हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मौजूद हैं, तो चीन का दौरा इस सारी सिचुएशन में कितना सिग्निफिकेंट हो गया, इस पर बात करेंगे वापस आकर ब्रेक से। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, इस्माइल बकाई साहब कह रहे हैं कि अगर एक MOU जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, अगर उसके ऊपर अमेरिका और ईरान दोनों दस्तखत कर देते हैं तो 60 दिन के अंदर जोहरी मुज़ाकरात होंगे। और अमेरिकी हुकाम की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने पर आमादा हो गया है। मेन बात यह है कि क्या ईरान जो है वो न्यूक्लियर मुज़ाकरात के लिए अपना जोहरी मवाद बाहर मुंतकिल करेगा? देखिए, जिस बात पर अमेरिकन राजी हुए हैं, हम इसको दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। वो ये है कि अच्छा जी, न्यूक्लियर की बात बाद में कर लेंगे। ये ईरानियन पोजीशन थी ना, ये अमेरिका ने एक्सेप्ट की है ना जी। अब वो ये बता रहे हैं कि इसकी तफसील ये है कि मुआहदे के बाद जंगबंदी मुश्किल हो जाएगी, अब नया हुर्मुज़ खुल जाएगा, फिर हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे और इस पर बात करेंगे। 2 बातें वो कहते हैं इस पर नहीं होंगी। ईरान जो है वो न्यूक्लियर अपने एसेट्स जो हैं किसी को नहीं देगा, और हम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। हम एक ख़ास अरसे तक उसे एक ख़ास लेवल तक रखने के लिए तैयार हैं। यही है ना स्टेटेड पोजीशन, और यही है भी। उसको चाहिए सेविंग ग्रेस। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको फेस सेविंग चाहिए, सेविंग ग्रेस चाहिए। उसको ये बुड़बुड़ करता रहेगा लास्ट मिनट तक। तो बुखारी साहब, सेविंग ग्रेस कैसे मिलेगी? JCPOA में एग्जैक्टली सेम लेवल था जिसकी अब बात हो रही है, और जब वो ओबामा की डील को क्रिटिसाइज करते हैं तो उस डील के अंदर तो ईरान ने अपना यूरेनियम बाहर मुंतकिल किया था। अगर अब ईरान बाहर मुंतकिल भी नहीं करता, सेम JCPOA वाले लेवल पर अब यूरेनियम भी एनरिच करता है, तो ट्रंप को फेस सेविंग कैसे मिलेगी? देखिए, उसको फेस सेविंग चाहिए अपनी फौज को वापस ले जाने के लिए।
अब नया हुर्मुज़ खुल रहा है, वो जो 10-15 जहाज़ उसके लगे हुए हैं उसको ब्लॉकेट करने के लिए, वो वापस जाएंगे। जो उसने स्ट्रेंथन किया हुआ है इसराइल के अंदर, जो उसकी फोर्सेज आई हैं, आपको पता नहीं है अमेरिकी फ़ौजी को बाहर रखने की क्या कीमत पड़ती है, ठीक है, उसको उसकी जल्दी है। ये तो मैंने कहा ना वो तोता, आप मेरा वो तोता भूल जाती हैं। हाँ जी। वो तोते की उसने एक गर्दन और बना दी कि 2 वीडियोज और भेजी होंगी कि मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा है इनको को रोकना। वो भाई और ने कहा इब्राहिम अकॉर्ड, ये जो उसको ख्वाब आया है लास्ट मिनट, कहीं जिक्र सुना था आपने इसका? हु इज लाइंग? ट्रम्प इज लाइंग। व्हाई शुड द मुज़ाकरातकार सालिस शुड एक्सेप्ट दैट लाई ऑफ मिस्टर ट्रम्प? ठीक है, हमारे यहाँ वो जो लॉबियस्ट थे उनको अब शट अप कॉल मिल जानी चाहिए, जो कहते हैं हाँ देखें ना जी सारी दुनिया मान रही है जी, भाई सारी दुनिया तो और भी बहुत सारे काम कर रही है ना, वो तो आप नहीं करते, तो ये क्यों करना है? एक दूसरी बात ये है कि ईरान की तरफ से जैसा आपने कहा कि उन्होंने बता दिया कि 60 दिन के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद हम उनके साथ बैठेंगे जी। इसमें ऊंच नीच हो सकती है, मुमकिन है ईरान कुछ ज़्यादा मान जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बात 60 दिन के बाद होगी। कोई टेस्टेड कमिटमेंट नहीं है, इस इशू पर सिर्फ बातचीत का आगाज होगा, नतीजा क्या निकलेगा ये बात की बात है। ठीक है, तो बुखारी साहब फिर 7 दिन की डेडलाइन किस लिए है? क्या एमओयू पे साइन करने के लिए? दैट इज इट। वो अब ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से इस मुआहदे पर दस्तखत कराएं ताकि मैं खलीजी रियासतों से उस पर दस्तखत करवाऊं, लिंक करें ना आप दोनों को क्विकली यार ये मुआहदा करो जल्दी जल्दी जल्दी, हमारी बात मानो, ताकि मैं फिर वो दूसरी बात मनवाऊं। ये मैंने बहुत दफ़ा कहा, ही इज़ ए शॉपकीपर, ही इज़ ए गैम्बलर, ही गैम्बल्स जी। कहीं चल जाता है कहीं नहीं चलता है। बिल्कुल बुखारी साहब, जैसे इसराइल ने नेतन्याहू ने जिस तरह से उनको इस जंग के लिए कन्विंस किया, और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मिसकैलकुलेट किया ईरान की लीडरशिप को, वहाँ के अवाम को। उन्होंने सोचा कि बस सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने से रेवोल्यूशन आ जाएगा ईरान के अंदर, लेकिन बहुत मिसकैलकुलेशन हुई। अभी क्या इब्राहिम अकॉर्ड वाले मामले के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर नेतन्याहू के कहने पर मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कंट्रीज एब्सोल्युटली ही इज मेकिंग अनदर बिग मिस्टेक। मुझे नहीं, मैंने कहा आपसे, मुझे नहीं पता कि हाउ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड स्टेट्स विल रिएक्ट, मे बी दे फॉल इन लाइन। मैंने जो बहुत वसूख से बात की है वो अपनी है, मेरी कंट्री में इसकी ना गुंजाइश है, ना हमारी फिलॉसफी है ये, ना हमारी इनहेरिटेंस ये है। हमारे यहाँ जिसने कभी नाम लिया है कि इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है या होना चाहिए, उसको बस आप यूं समझें कि ज़मीन बोस कर दिया लोगों ने जी। हमारी जितनी इस्लामी तहरीकें हैं, हमारी जितनी इस्लाम पसंद पार्टीज़ हैं, उन सब के नज़दीक इसकी क्या सैंक्टिटी है वो मेरे ख्याल से हमारी लीडरशिप को समझनी चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, जहां डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते, कोई पीस डील नहीं होती तो दोबारा ईरान पर हमला कर देंगे जो माजी के हमलों से ज़्यादा ताकतवर होगा, वहीं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके मुशीर भी ये कह रहे हैं कि चौथी जंग के लिए उंगली बिल्कुल ट्रिगर के ऊपर है, और अगर अब हमला हुआ तो NPT से ईरान निकल जाएगा। यू आर टॉकिंग। इस दरफुंतनी के बाद ये बयान जो है, आप इसकी सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं जी। जब आप NPT से निकल जाते हैं, पता है आपको फिर क्या है? फिर तुम्हारी मर्जी है, जब मर्जी पटाखे चला दें आप। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत खौफनाक धमकी है। एंड आई टेल यू दिस ट्रम्प मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये बात अब वहां पर नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ हलकों में हो रही है कि जब ईरान ने इतनी कीमत चुका दी है तो उनको अब न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए। आप तो बहुत देर से आपका कंसिस्टेंट स्टांस है। एब्सोल्युटली। देखिए ना क्या करते वो, अगर आपने न्यूक्लियर बम बना लिया होता तो जंग करते ना, तो जंग करके उन्होंने देख ली है, तो आपने जंग भी भुगत ली है, आपने तसल्लियां भी करा दी हैं उनको, आपने 3-3 दफा इंस्पेक्शन भी कर ली है, आपने उनके कहने के ऊपर 900 kg यूरेनियम अफसूदा यूरेनियम भी बाहर भेज दी थी, वो राजी फिर नहीं है। तो वो आपकी बका के दुश्मन है, वो आपको एग्जिस्ट, वो चाहते हैं कि ईरान एक मफलूज मुल्क बन के रह जाए ताकि नेतन्याहू की हरामज़दगियों को, उसके घटियापन को, उसके स्टेट टेररिज्म को कोई चैलेंज ना कर सके, क्योंकि बाकी सारे अंकल्स चुप है ना। हाँ जी। तो बुखारी साहब, जिस तरह से आप बात करते हैं, और रियलिटी भी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में हार चुके हैं, तो जो एक शख्स और एक लीडर जो जंग हार चुका है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, सारे मुस्लिम ममालिक को डिक्टेट कर सके कि भाई आज सारे ब्राह्मण, और मैंडेटरी कह रहे हैं कि आफ्टर दिस डील अब ये है मुसलमानों की गैरत का इम्तिहान। आप ना फिर मुझे प्रोवोक कर रही हैं, ये अब हमारी गैरत का इम्तिहान है
कि हम इसराइल को तस्लीम करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के वजूद को तस्कीन पहुँचाने जा रहे हैं। क्या ये फ़ेल हमें करना चाहिए? और मैं एक और बात बता दूँ आपको, ये मुमकिन है लीडरशिप इसके ऊपर तैयार हो जाए। उन मुल्कों की अवाम भी जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में नहीं है। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। इन्होंने अगर लीडरों ने गलती की तो आप देखिएगा सज़ा भी वही भुगतेंगे। बिल्कुल। बुखारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले नेतन्याहू जो है वो ये कह रहे हैं कि हर महाज पर खतरात के लिए आजादाना कार्रवाई का हक रखते हैं, यानी वो अमेरिका को कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि भाई आप नहीं भी साथ देते तो नहीं, वो कह रहे हैं हेल विद योर एग्रीमेंट। वो तो ट्रंप को मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, वो तो गाली बक रहा है ट्रंप को, करी जा तू मुआहदे, मैं तो वही करूंगा जो मेरे दिल में आएगी। मतलब ये है कि अमेरिका को कहें जरा 2 घंटे के लिए पासे तो होके देखें जी, फिर देखें क्या बनती है इसके साथ, इसराइल के साथ। ये तो अमेरिका के बलबूते के ऊपर वहाँ की ज्यूइश लॉबी ने जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, उसके बलबूते पे नाच रहे हैं। नेतन्याहू की औकात क्या है? औकात टोटल ये है कि इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद भी पूरी कौम जो है 1 महीना 13 दिन तक बंकरों से नहीं निकली बाहर। यह है इसकी हैसियत। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के प्रेशर में आकर अब मुस्लिम ममालिक से मुतालबात कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस खलीजी ममालिक का क्या रिस्पॉन्स होगा, और पाकिस्तान इस तरह के किसी भी मुतालबे को हरगिज़ कबूल करने की पोजीशन में नहीं है। सलीम बुखारी साहब का तज्जिया आपने सुना। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आकर कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, कुछ दिन पहले भारतीय जज ने भारत के अंदर मौजूद नौजवानों को कॉकरोच कहा, जिससे आगाज हुआ बुनियाद पड़ी कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने भारत के अंदर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और यहाँ तक और उसके बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं चंद ही दिनों के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि ये अल्टीमेटली बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज की कोई जेंजी रेवोल्यूशन ला सकती है। देखिए, तारीख भरी पड़ी हुई है ऐसे वाक़यात से कि आपको याद नहीं है कि अबाबील जो है उन्होंने कंकर फेंक के एक दुनिया की बहुत बड़ी उस वक्त की जो ताकत थी उसका तहस नहस करके रख दिया था। कि आपको याद नहीं है कि 313 मुसलमानों ने 10,000 की फ़ौज का क्या हशर किया था? कि आपको याद नहीं जब तारक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाई थी और सिंध फतह किया था? तो ये तो कुदरत का अजाब जब नाज़िल होने लगता है तो किसी न किसी शक्ल में नाज़िल होता है। मेरे ख्याल से बीजेपी और आरएसएस को अपनी मकबूलियत का बुखार था, जो घमंड था, उसको तोड़ने के लिए एक जज के जुमले ने एक नई कुव्वत को मारदे वजूद में ले आई है। और ये कुव्वत अब दबाए दबने वाली नहीं है, बिकॉज नौजवानों के ऊपर मबनी है ये। और नौजवान जो है ना वो डरते हैं, ना उन्हें आने वाले दिनों का कोई ख़तरा होता है। मुझे यूँ लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब की सूरत में कॉकरोच नाज़िल हुए हैं और ये मोदी भाई को भुगतने पड़ेंगे। इतनी जल्दी उसकी जान छूटने वाली नहीं है। क्या ये सोशल मीडिया तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, सिर्फ मीम्स की हद तक, या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट इस मूवमेंट का? एब्सोल्युटली नॉट। जब झाड़ू पार्टी शुरू हुई थी, आम आदमी पार्टी जो बाद में बनी, तो गलियां साफ करते थे वो, फिर पार्लियामेंट में अक्सरियत हुई उनकी, आपको याद नहीं है? तो ये जो कॉकरोच जिनको कहा है, ये लॉट कौन सी है? ये लॉट है जो टीनेजर, जो यूथ है वहाँ का। इसको संभालना और रोकना ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मोदी साहब के लिए। मोदी शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग। बुखारी साहब, और वो इम्पैक्ट पड़ता दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह से सारी जो है वो उनके अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं, जो इसके बानी हैं उनको मारने तक की धमकियां भी जो है वो दी जा रही हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।